अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। दिल्ली में इतवार के रोज़ 5 दिन बाद यमुना का लेवल ख़तरे के निशान से नीचे आ गया। सुबह 11 बजे तक यमुना का वाटर लेवल घटकर 205 मीटर पर आ गया था। यमुना के वाटर लेवल का डेंजर मार्क 205.33 मीटर है, जबकि आज ये 205.91 मीटर पर था। दिल्ली LG ऑफिस के निचले इलाकों में सैलाब के लिए वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में फ्लड कंट्रोल कमेटी की 2 साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई। इस कमेटी के सदरनशीन वज़ीर आला हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन इल्ज़ामात को गलत बताया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि 6 जुलाई को मीटिंग हुई थी, जिसकी सदारत रियासती वजीर आतिशी ने की थी। बारिश के बाद दारुल हुकूमत के कई इलाकों में पानी भर गया। पेड़ों के उखड़कर गिरने के चलते कई सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। पुलिस ने कई रास्तों पर ना जाने की एडवाइजरी जारी की है। NDRF ने बताया कि बीते 2-3 दिनों में दिल्ली NCR के सैलाब से मुतासरा इलाकों से 912 जानवरों समेत 6,334 लोगों को बचाया गया। बचाए गए जानवरों में मुल्क का सबसे महंगा बैल प्रीतम भी शामिल है। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश में बीते 36 घंटे में बारिश से मुताल्लिक वाक़यात में 10 लोगों की जान चली गई। इनमें से 2 की मौत डूबने और 7 की मौत बिजली की चपेट में आने के चलते हुई। दिल्ली में जमुना की आबी सतह बढ़ने से आने वाला सैलाब अभी खत्म नहीं हुआ है और मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वहीं वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 6 अजला सैलाब से मुतासर हैं और राहत रसानी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाए गए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पंप के जरिए पानी बाहर निकाला जा रहा है, जिसके बाद सूरत हाल किसी हद तक दुरुस्त होने का इम्कान है। दरियासना ये सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में स्कूल कब खुलेंगे। इस हवाले से वज़ीर आला केजरीवाल ने कहा कि 1 या 2 दिन मजीद दें, फिर स्कूल खुल जाएंगे। जो यमुना के आसपास के लोअराइंग एरियाज थे, वहां पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। 6 जिले प्रभावित है दिल्ली के अंदर। इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहां पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं ताकि टॉयलेट्स का, पानी का वहां पे अंदर इंतजाम हो सके। अभी हम लोग यहाँ एक स्कूल में खड़े हैं जहाँ पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। तो यमुना बाजार जो जहाँ पे पानी घुस गया, वहाँ के कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो पानी घुस जाने की वजह से बता रहे हैं पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफी सामान बह गया लोगों का। तो एक तो कईयों के कागज बह गए, आधार कार्ड था, ये था, वो था। वो तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे इसके बाद लोगों के, उसके लिए बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतजाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। और मैं उम्मीद वहां पे उस एरिया के अंदर कीचड़ बहुत ज्यादा है तो मिट्टी डलवा के उसको कीचड़ को ताकि वो ड्राई हो सके। और एक कोई तरीका निकल रहे हैं कि अगर बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं जिनका सब कुछ बह गया, उनको कोई हम एडहॉक रिलीफ अगर किसी तरह की दे सकें ताकि जो उनका सामान का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सकें। इसका भी कोई तरीका निकाल के फिर हम इसका ऐलान करेंगे। सर, हरियाणा की तरफ से कहा गया, आरोप लगा है कि यमुना पुल को लेकर के मेंटेनेंस को 5 साल से पैसा नहीं दिया गया। मैंने भी पता किया है कि ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा NTPC देती है। NTPC दिया करती थी तो NTPC भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न NTPC से पूछना चाहिए उन्होंने दिया नहीं दिया। इसमें दिल्ली सरकार को कोई गलत बोल रहे हैं। देखिए, पिछले 5-6 दिन से जब से ये मुद्दा उठा है कि वो 5 गेट नहीं खुल रहे, मीडिया में आया, मीडिया में इतना ज्यादा उठा, तो अब वो कोई ना कोई बहाना कोई ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये आपस में वो करने का वो नहीं है। मैंने अभी भी पता किया है, सौरभ भारद्वाज ने पता किया था, उन्होंने मुझे बताया कि ये NTPC उनको पैसा देती थी पहले NTPC, तो वो NTPC ने दिया नहीं दिया वो उनको उनसे पूछने की। फंक्शन हो जाएगा क्योंकि पानी नीचे जा चुका है लेकिन रोड पर अभी भी पानी है, तो क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है पंप के जरिए? कोशिश कर रहे हैं पंप से निकालने की। कई जगह जल्दी भी हो रहा है, कई जगह थोड़ा समय भी लगा है। धीरे-धीरे अब जो पानी का स्तर है वो 205.9 तक आ गया है और हम जानते हैं कि 208.67 तक पहुंच गया था।
तो पानी जैसे जैसे धीरे नीचे जा रहा है वैसे वैसे जिंदगी जो है वो नॉर्मल होती जा रही है। कई इलाकों से पानी निकल गया है, कई कुछ इलाकों में पानी बचा है वो भी निकल गया है। एक दिन और भी सर मंत्री जायजा लेने अभी थोड़ा सा हरियाणा में 13 जिला सैलाब से मुतासिर हैं। इतवार को सिरसा में जगर नदी के 4 जगहों से टूट गई। मीरपुर, खैरगांव, पानीहरी और बुर्ज कमराट के बीच और निजाडला कलां के पास से छोटे बांध टूटे हैं, जिसके बाद जगर नदी का पानी रिंग बांध तोड़कर अहम बांध के किनारे तक पहुंच गया है। दोपहर बाद चंडीगढ़ महकमे मौसमियात ने हरियाणा के 4 अजला में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये येलो अलर्ट है। इनमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिले शामिल हैं। जगर का लेवल बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से गांव वालों को अपने खेतों और मकानों की काफ़ी तशवीश हो रही है। इसलिए लोग जगर नदी को जगर नदी के आसपास जितने लोग रहते हैं उन्होंने उस मकाम को छोड़ना शुरू कर दिया है। उन्हें खरीब के रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट किया जा रहा है। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड में समुद्र में चट्टान पर बैठे फोटो क्लिक करवा रहे कपल लहरों में बह गए हैं। हादसे में बीवी की मौत हो गई है। शौहर का नाम मुकेश बताया गया है। इनकी उम्र 35 बरस है और उनकी बीवी का नाम ज्योति है। इनकी उम्र 32 बरस है। ये वाकया पिछले इतवार का है जब ये कपल जब अपने बच्चों के साथ अफराद खानदान के लोगों के साथ पिकनिक मनाने निकला था। जब खातून पानी में बही तो बच्चे मम्मी मम्मी चिल्लाते रह गए। वीडियो में पूरा वाकया कैद हो गया। वहीं आज मुंबई के मारवे बीच पर नहाने गए 5 लड़के पानी में डूब गए। ये सभी लड़के 12 से 16 साल के थे। इनमें से 2 को रेस्क्यू कर लिया गया है। हादसे वाले दिन पूरा खानदान जुहू चौपाटी पर पिकनिक मनाने निकला था, लेकिन हाई टाइड के चलते उन्हें जुहू बीच पर एंट्री नहीं मिली। इसके बाद खानदान बांद्रा बैंड स्टैंड पहुंचा था। या मेरा पूरा बिक गया पूरा बिक गया पूरा आगे एकदम गिला जाएगी वो नहीं पापा अभी देख सकता है। बोल रहे उनको आओ नहीं मान रहे हो। बोल रहे आ रहा ऊपर को नहीं। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई तबकात के बीच पुरतशद्दुद झड़पें हो रही हैं। हफ्ते के रोज इम्फाल नॉर्थ जिले में एक खातून की घर के बाहर गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हथियारबंद लोग सोवम बुंग इलाके में आए और उन्होंने 50 साल की खातून का चेहरा गोलियों से भून दिया। इस वाक़े के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। मणिपुर पुलिस के मुताबिक खातून मरिंग नगा तबके की थी। 10 दिन पहले 6 जुलाई को मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले में एक वाकया पेश आया था जब स्कूल के बाहर एक खातून को गोली मार दी गई थी। हफ्ते को मणिपुर के इम्फाल वेस्ट जिले में 3 खाली ट्रकों में आग लगा दी गई। यह वाकया सेकमाई पुलिस स्टेशन हुदूद के अवांग सेकमाई इलाके में पेश आया। मणिपुर में पिछले 75 दिनों से कुकी और मैतेई तबकात के एक दूसरे के खिलाफ हथियार लेकर तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद में अब तक 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। 65,000 से ज़्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। आगजनी की 5000 से ज़्यादा वाक़यात पेश आ चुके हैं। 6000 मामले दर्ज हुए हैं और 144 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। रियासत में 36,000 पुलिस एहलकार और 40 IPS ऑफिसर तैनात किए गए हैं। 2024 लोकसभा इंतखाबात से पहले अपोजिशन पार्टियां 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग करेंगी। मीटिंग से एक दिन पहले इतवार को कांग्रेस ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मरकज के ऑर्डिनेंस के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तायद करने का ऐलान किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ हम पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी की तायद करेंगे। कल बेंगलुरु में होने वाली अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग में आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। कांग्रेस के फैसले पर आम आदमी पार्टी MP राघव चड्ढा बोले कि एक अच्छी पहल है। कांग्रेस के ऐलान के बाद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर पार्टी की
पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें राघव चड्ढा, गोपाल राय, आतिशी जैसे कई कायदीन मौजूद थे। पार्टी में इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी ने तय किया कि वो अपोजिशन की मीटिंग में शामिल होगी। 20 जुलाई को पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने वाला है। मरकजी हुकूमत इस सेशन में 21 बिल आने वाली है, जिसमें दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग के ऑर्डिनेंस को लेकर 20 मई को लाया गया ऑर्डिनेंस भी शामिल है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपोजिशन की ताईद जुटाने में लगे हैं। Now this is the continuation of Patna meeting. We will move forward for 2024 election. Now this is the continuation. इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि 17-18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है, उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी और इस बैठक में अपनी बात रखेगी। इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने इतवार को एक वीडियो शेयर किया जिसमें हरियाणा के सोनीपत से आई कुछ खवातीन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हरियाणवी गाने पर डांस करती हुई दिख रही हैं। करीब 12 मिनट के इस वीडियो में सोनीपत की कुछ खवातीन को दिल्ली लाने, घुमाने और आखिर में उनकी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल से मुलाकात शामिल है। वीडियो में प्रियंका गांधी की रिहायशगाह पर पहुंची उन खवातीन से राहुल पूछते दिख रहे हैं कि कैसे लगी दिल्ली, घूमा के नहीं। इसके बाद उनके साथ सोनिया, प्रियंका और राहुल लंच करते नजर आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत इसमें राहुल और सोनिया गांधी नजर आ रहे हैं। इन 8 जुलाई को शिमला जाने के दौरान राहुल गांधी सोनीपत के मदीना गांव में इन किसानों से मिले थे। राहुल ने खेत में ट्रैक्टर चलाया था, धान रोपा और किसानों के साथ खाना भी खाया था। तब उन्होंने इन खवातीन को दिल्ली आने का इन्विटेशन दिया था। हालांकि इसका पूरा वीडियो सामने नहीं आया है। मिलेंगे, बात करेंगे फिर से, खुशी तो है ही। नमस्कार, कैसे हो? अच्छा, कैसा लगा दिल्ली, कैसे लगी? एनसीपी में बगावत के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल जारी है। दरियासना एनसीपी से बगावत कर महाराष्ट्र की एनडीए हुकूमत में शामिल होने वाले अजीत पवार के अरकान असेंबली शरद पवार से मुलाकात के लिए पहुंच गए। एनसीपी के सरबराह शरद पवार से मुलाकात के लिए पहुंचने वाले अरकान असेंबली में प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ और दिलीप वलसे पाटिल शामिल थे और मुलाकात मुंबई के वाईडी चौहान सेंटर में हुई। इससे पहले अजीत पवार मुंबई में अपने चचा और एनसीपी सदर शरद पवार के घर पहुंचे थे। घर से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि वो चची प्रतिभा पवार का हाल जानने गए थे। हाल ही में प्रतिभा पवार के हाथ की एक निजी अस्पताल में सर्जरी हुई थी। अजीत पवार ने कहा कि सियासत अलग है, खानदान हमेशा पहले आता है। मैंने अपने ज़मीर की बात सुनी और चची की खैरियत दरियाफ्त करने चला गया। एनसीपी से अलहदगी और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में दूसरे नायब वज़ीर आला के तौर पर शामिल होने के बाद शरद पवार के साथ ये उनकी पहली मुलाकात थी, जिससे सियासी हक़ों में काफ़ी दिलचस्पी हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने चचा और चचाजाद बहन बारामती की एमपी सुप्रिया सुले से इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात की। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज राजस्थान में एक दल से आम से खिताब किया। इसका एक तहरीक उन्होंने लॉन्च की जिसे नहीं सहेगा राजस्थान का टाइटल दिया गया है। इस दौरान नड्डा ने कहा कि यूपीए का मतलब उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार। नड्डा ने कहा कि गहलोत हुकूमत ने पार्शलिटी से काम किया है। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में वसुंधरा हुकूमत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई थी। गहलोत सरकार ने दहशतगर्दों को छोड़ने का काम किया। ये जो राहुल गांधी आके बोलते थे 1, 2, 3, 4 और किसानों का कर्जा माफ, आज 19,500 किसानों के जमीनें कुर्क करने का काम किया है तो वो गहलोत सरकार ने किया है। ये अत्याचारी सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं। आप देखिए दलितों पर
8,000 से ज्यादा मुकदमे 2022 में दर्ज हुए। 8,000 से ज्यादा सिर्फ दलितों 2022 में। ये कैसा प्रदेश बन गया? उसी तरीके से पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के घरों को बुलडोजर से उड़ाने का काम, पक्षपातपूर्ण तरीके से चलने का काम, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम, और वहीं रोहिंग्या को बसाने का काम ये गहलोत सरकार कर रही है। ऐसे अत्याचारी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं आरोप लगाना चाहता हूं, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी भाई जो हिंदू भाई हैं, उनके ऊपर तो बुलडोजर चलाते हो और रोहिंग्या को बसाने का काम करते हो, आधार कार्ड दिलाते हो, उनको वोटर आईडी लिस्ट में जुड़वाते हो। आप बताइए, ऐसी अत्याचारी सरकार रहनी चाहिए क्या? ऐसी सरकार जो वोट के लालच में वोट बैंक खड़ा करने का काम करे और देशद्रोहियों को समर्थन करे, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? अगर नहीं देना है तो गांव-गांव जाकर ये संदेश दे दो कि अब राजस्थान सहने वाला नहीं है और इनको उद्धार करके फेंक देने वाला है। इसको हमको पूरा, आखिर ये क्या कारण हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना पड़ा कि हम नहीं सहेगा राजस्थान। इस बात को लेकर महारैली भी करेंगे और कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। इसका कारण है कि ये गहलोत की सरकार नहीं है, ये घर को लूटने वाली सरकार है जो आज राजस्थान में विद्यमान है। दिल्ली को पैसा भेजना, गरीबों के पॉकेट का हिस्सा मारना, सरेआम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाना, ये गहलोत सरकार का काम करने का चाल चरित्र है। इसको हमको समझना चाहिए। ये सरकार लूट लेने वाली सरकार है, ये सरकार अत्याचार करने वाली सरकार है, ये सरकार कुशासन लाने वाली सरकार है। और ऐसी सरकार को थाईलैंड के बैंकॉक में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने पीएम मोदी की तारीफ की। हिंदुस्तानी और रीजन के लोगों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के बारे में सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो कई चीज़ों की नफ्स पकड़ लेते हैं और उसे पॉलिसी और प्रोग्राम में बदल देते हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त पीएम मोदी जैसा शख्स मिलना मुल्क के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है। जयशंकर ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं आज वज़ीर आज़म हूँ और मैं वज़ीर आज़म की कैबिनेट का मेंबर हूँ। मैं पीएम मोदी के बारे में ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपके सामने कोरोना जैसी सदी में एक बार होने वाली चुनौती होती है तो आप घबरा जाते हैं, लेकिन जो शख्स इतना ज़मीन से जुड़ा है वो कह सकता है कि ठीक है, सेहत से मुतालिक चुनौती है, लेकिन घर जाने वाले लोगों के लिए क्या किया जाए, आप उन्हें खिलाने के लिए क्या करेंगे, आप उनके खाते में पैसे कैसे डालेंगे। That who would you name as the best diplomat? To me, the best diplomat, no question, is Hanuman. Now, some people thought I wasn't serious about the answer. So, but if you actually look at the role of Hanuman, that you are setting out on behalf of, in this case, Lord Rama, but let us say, take that as a country, into the unknown, dealing with another entity where you don't have that much information, your own well-being is not secure. So you have to go there, get information, find intelligence. He goes, locates Sita. He actually manages to make contact with her surreptitiously. He's able to keep her morale up. He's able to sow confusion in Ravan's court. He's able to set the place on fire, which is not my prescription for diplomats. But if you look at the totality of everything you do, and then he's able to come back, and then he's able, if you see through the war, later on when Ravana's brother Vibhishan defects, and
there is actually a dispute saying, is he really broken with Ravana and come to us, or is it some kind of trick? You know, should you trust him or not? So again, it is Hanuman's judgment, because Hanuman says, look, in the court, when I was produced with, tied up in front of Ravana, the only person in the court who actually said, no, you don't treat an envoy like this. This is not how honorable kings deal with it. Who made that point was Vibhishan. So if somebody could stand up in a court to a very angry king and say the right thing, we should trust him. So part of the advice which he gave to Lord Rama was actually Hanuman's advice. And so one of the jobs diplomats do is to give good advice about foreign countries and sometimes problem people to their own governments. मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने मौसमियाती तब्दीली को एक संगीन चैलेंज करार देते हुए इतवार को कहा कि दुनिया की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए फसलों की नई अक़साम तैयार की गई हैं जो पैदावार और पैदावारियत में इजाफे को बरकरार रखने की सलाहियत रखती हैं। ज़राई तहकीक काउंसिल के 95वें यौम तासीस और टेक्नोलॉजी से खिताब करते हुए तोमर ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली दुनिया के सामने एक संगीन चैलेंज है जिससे जदीद टेक्नोलॉजी से निपटा जा सकता है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के नाते समय समय पर अनेक प्रकार की जिम्मेवारियां विभिन्न कार्यकर्ताओं को दी जाती हैं। पार्टी की योजना के अंतर्गत चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से पार्टी ने मुझे आदेशित किया है। मेरी कोशिश रहेगी कि सभी राज्य इकाई और जिला इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस जिम्मेवारी का पार्टी की अपेक्षा के अनुसार निर्वहन कर सकूं। आने वाले कल में नवंबर माह में विधानसभा के चुनाव अपेक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नीचे से लेकर ऊपर तक चुनाव की तैयारियों में प्राणपण से जुटे हुए हैं और आने वाले समय में जो कार्यक्रम है वो अच्छे से हों, परिणामदायक हों और 2023 में भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाए, इसका प्रयत्न हम सब मिलजुल कर करेंगे। सर, भाजपा विधायक है नारायण त्रिपाठी, उन्होंने एक पार्टी बना ली है विंध्य विकास पार्टी, और वो कह रहे हैं 30 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और इसका नुकसान बीजेपी को ही होगा अगर बीजेपी अलग विंध्य प्रदेश की मांग। मरकजी हुकूमत ने आम लोगों को राहत देने के लिए आज यानी इतवार के रोज से टमाटर 80 रुपये फ़ी किलो में बेचना शुरू किया है। पहले इसे 90 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा था। हुकूमत ने कहा कि मुल्क भर की 500 से ज़्यादा जगहों पर कीमत का दोबारा जायजा लेने के बाद 16 जुलाई से टमाटर 80 रुपये किलो बेचने का फैसला लिया गया। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी नाफेड और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जरिए से दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में बिक्री आज से शुरू हो गई है। ऐसे मुल्क के दीगर शहरों में भी सस्ते टमाटर की बिक्री शुरू होगी। हुकूमत ने कहा कि होलसेल रेटों में कमी आने की वजह से कीमतें घटाई गई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मुल्क में अभी टमाटर की एवरेज प्राइस 117 रुपये फ़ी किलो है। बेंगलुरु में एक शख्स ने किडनैपिंग का लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर मुलजिमीन को पकड़वा दिया। उस शख्स ने वीडियो का ट्विटर पर पोस्ट करते हुए पुलिस को टैग किया था। जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और टीम ने गाड़ी नंबर की बुनियाद पर किडनैपर्स की पहचान की। 12 घंटे के अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला 15 जुलाई का है। विजय डेनिस नाम का एक शख्स HSR लेआउट इलाके की हैंगओवर पब के पास अपनी कार में बैठा था। रात के करीब 12 बजे कुछ लोग पब से बाहर निकले और एक शख्स को पीटने लगे। मारपीट के बाद मुलजिमीन ने उस मुतासिर शख्स को कार में बिठाया और फरार हो गए। इस पूरे वाक़े को विजय ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। आधे घंटे के बाद विजय ने कर्नाटका DGP और दीगर ओहदेदारों को ट्विटर पर टैग करते हुए वीडियो पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस टीम एक्शन में आई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमीन की पहचान जनार्दन, मधुसूदन, योगेश्वर और आनंद बाबू के तौर पर हुई है। पुलिस ने कहा कि मुतासिर शख्स और मुलजिमीन दोस्त थे और उनके बीच पैसों के लेन देन को लेकर तनाज़ा हो गया था। कर्नाटक में एक नौजवान ने उस पर हमला करने वाले लेपर्ड से इंतहाई दिलेरी के साथ मुकाबला करते हुए उसे जख्मी कर दिया और
चीते को मोटरसाइकिल पर बांधकर महकमे जंगलात के एहलकारों के हवाले कर दिया। यह अजीबोगरीब वाकया कर्नाटका के हासन जिले के बुबली बागीवालू गांव में पेश आया, जहां गांव के वेणुगोपाल उर्फ मुत्तू पर जुम्मे की सुबह उस वक्त चीते ने हमला किया जब वो अपने खेत में जा रहा था। नौजवान ने हिम्मत करके उसका मुकाबला किया और उसे मोटरसाइकिल पर रस्सी से बांध दिया। महकमे जंगलात के एहलकारों को जख्मी चीता हवाले कर दिया, जिस पर जंगलात के अमले ने उसका इलाज शुरू किया। मेरठ में हफ्ते को पेश आने वाले हादसे में कांवड़ियों को ले जाने वाली गाड़ी हाई टेंशन लाइन से टकरा गई, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी करंट की जद में आ गई। इस हादसे में 10 कांवड़िये बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। इलाज के दौरान 5 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 5 की हालत तशवीशनाक है। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। कांवड़ियों के साथ कुछ गांव के लोगों ने मिलकर जाम लगा दिया। डीएम दीपक मीना ने 5 कांवड़ियों की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि जख्मियों का इलाज जारी है। सिडनी से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में मारपीट का वाकया सामने आया। एक पैसेंजर ने एयर इंडिया के सीनियर ऑफिसर को थप्पड़ मारा। इतना ही नहीं, पैसेंजर ने ओहदेदार की गर्दन भी मरोड़ी और उनके साथ गाली गलौज की। ये सब इसके लिए क्योंकि ओहदेदार ने उसे ऊंची आवाज में बात करने से रोका था। क्रू मेंबर की शिकायत के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उसने रिटर्न में उस ओहदेदार से माफी मांगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया 9 जुलाई का है। मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स ने खाने पीने के सामानों की कीमतों में 40% तक कटौती की है। बीते दिनों कंपनी को सोशल मीडिया पर उसे अपनी रेट्स को लेकर काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था। कंपनी ने अब 99 रुपये से शुरू होने वाले फूड कॉम्बो पेश किए हैं। वहीं जीएसटी काउंसिल ने 11 जुलाई को सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीज़ों के बिल पर लगने वाले जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। इस फैसले का पॉजिटिव असर मल्टीप्लेक्स चेन का बिजनेस पर दिख सकता है, जिन्हें ओटीटी प्लेटफॉर्म से कड़ी चुनौती मिल रही है। इस साल की शुरुआत में ओटीटी से मुकाबले के लिए आइनॉक्स और पीवीआर ने मर्जर कर लिया था। मर्जर के बाद से ये 1500 से ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन बन गए थे, टॉप पर एएनसी थिएटर से, जिसकी 10,500 स्क्रीन्स है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक अभी हिंदुस्तान और श्रीलंका के 114 शहरों में उसकी 360 प्रॉपर्टीज पर 1600 से ज़्यादा स्क्रीन्स हैं। हाल ही में उसने दिल्ली और अहमदाबाद में 15 स्क्रीन्स ओपन किए हैं। अगले 5 साल में स्क्रीन्स की तादाद को 3000 से 4000 तक वो ले जाने का प्लान रखती है। भारत में जहां लोग तेज बारिश और सैलाब जैसे हालात से परेशान हैं, वहीं अमेरिका में लगातार बढ़ते पारे ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में अगले हफ्ते टेम्परेचर खतरनाक लेवल पर पहुंचने वाला है। इसकी चपेट में 11 करोड़ 30 लाख लोग हैं। फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन में इसे लेकर एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने लोगों से कहा कि वो अपनी सेहत के साथ कोई रिस्क ना लें। अमेरिका में गर्मी कितनी ज़्यादा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हफ्ते के रोज अमेरिका के एरिजोना रियासत में टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अमेरिका के महकमे मौसमियात ने बताया कि कैलिफोर्निया की डेथ वैली में अगले हफ्ते टेम्परेचर 54 डिग्री तक पहुंच जाएगा। डेथ वैली दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है। साउथ कोरिया में हफ्ते भर से हो रही तेज बारिश से सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जगह जगह लैंडस्लाइड होने और पानी भरने से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,866 लोगों को बचाकर महफूज जगहों पर पहुंचाया गया है। वज़ीर आज़म ने जगह जगह फंसे लोगों को बचाने के लिए फौज को मदद करने को कहा। वहीं इतवार को चियोंगजू इलाके में एक टनल में पानी भरने से वहां बस समेत 15 गाड़ियां फंस गई। टनल से अब तक 9 लोगों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं। बाकी लोगों के रेस्क्यू का भी काम किया जा रहा है। अमेरिकी रियासत अलास्का में जल्जले के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7.4 रही। अमेरिका के सुनामी वार्निंग सिस्टम ने भी अलर्ट जारी किया, हालांकि बाद में इसे वापस ले लिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले का मरकज जमीन से 9.3 किलोमीटर की गहराई पर था। अलास्का में जल्जले का एक वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें अलास्का के एक घर में जल्जले का असर देखा जा सकता है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।